नामक राज्य में एक छोटा सा गांव है, उत्तर काशी। उस गांव में एक बहुत पुरानी हवेली है जो गांव के राजा मानसिंह की थी, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली भी कहते हैं। वहां के लोग उस भूतिया हवेली की तरफ जाने से भी कतराते थे। कहते हैं कि कई साल पहले एक गरीब किसान की बेटी को मारकर उसी हवेली में दफना दिया गया था। तब से वह हवेली भूतिया और खूनी हवेली के नाम से जानी जाने लगी। आज तक जो लोग उस हवेली में गए वे कभी वापस नहीं आए। कई लोगों को मानना था कि राजा मानसिंह की हवेली में जो भी जाता था, राजा मानसिंह उनको मार दिया करता था। कई वर्ष पहले राजा मानसिंह के छोटे पुत्र को उसी गांव की गरीब कुम्हार की बेटी से प्रेम हो गया। यह बात राजा मानसिंह को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह लड़की तुमसे प्रेम नहीं करती। हमारी इज्जत के बारे में तो सोचो। आसपास के राजा हमारे बारे में क्या कहेंगे? पिताजी, हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ मीना से ही विवाह करेंगे। हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वह भी हमसे करती है। बेटा, तुम इस राज्य के राजकुमार हो। तुम्हें इससे भी अच्छी और सुंदर लड़की मिल जाएगी। तुम इसे छोड़ दो। पिताजी, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मीना को ही चाहता हूं। और किसी और से जबरदस्ती कराने की कोशिश की तो हम खुद कर लेंगे शादी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। राजा और राजकुमार में बहस तेज हो गई। राजकुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। राजा की बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद राजा ने राजकुमार को राज्य से बाहर भेज दिया, मंत्री के साथ में। इसके कुछ समय बाद कुम्हार की बेटी मीना राजा से मिलने आई। आओ मीना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपने हमें क्यों बुलाया है, वह भी अकेले में? तुम परेशान मत हो। आज मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगा जहां मैंने अपने बेटे राजकुमार को भेजा है। तुम भी वहीं जाओगी। आप सही कह रहे हैं राजा साहब, आपने हमारे प्रेम को समझ लिया। हां, मैंने तुम्हारे और राजकुमार के प्रेम को समझ लिया हो कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो। हमें मालूम था कि एक दिन आप हमारे प्रेम को स्वीकार करेंगे। तभी राजा ने मीना को अपने पास बुलाया। आओ मीना बेटी, हमारे पास। तुम्हें आशीर्वाद तो दे दूं, तुम इस राज्य की रानी बनने वाली हो। मीना बिना किसी संकोच के राजा की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, राजा ने अचानक उसके पेट में खंजर घोंप दिया। तेरी इतनी हिम्मत, इस हवेली की महारानी बनेगी? जा अपने राजकुमार के पास। राजा, आपने हमारे साथ धोखा किया। मैं आप पर विश्वास करके यहाँ आई थी, आपने धोखे से हमें मार दिया। मैं आज से इस हवेली और आपको श्राप देती हूँ, इस हवेली में कभी एक भी दिया नहीं जलेगा और यह हवेली हमेशा भूतिया कहलाएगी। इतना कहकर मीना ने वहीं दम तोड़ दिया। राजा को अपनी गलती पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उधर मंत्री ने राजकुमार को भी मार डाला और उसकी लाश जंगल में फेंक दी। राजकुमार आपको जंगली जानवर खा जाएंगे। सबको लगेगा कि आपको उन्होंने ही मार डाला। किसी को कभी शक नहीं होगा। यही है उस उत्तर काशी हवेली की कहानी, जहां से आज तक कोई लौटकर नहीं आया। उसी गांव में एक गरीब किसान मनोहर रहता है। वह अपने परिवार के लिए जान की बाजी लगाने को हमेशा तैयार रहता। कभी सेठ के यहाँ मजदूरी करता, कभी खेत कोड़ता, तो कभी मिट्टी के बर्तन बेचता। यही उसकी छोटी सी जिंदगी थी। एक दिन मनोहर गांव के बाजार में सब्जी बेचने गया। उसके पास ढेर सारी सब्जियां थीं और वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। आओ भाभी, देखो कितनी अच्छी सब्जी है। चाची, आप भी आइए, देख लीजिए एक बार। लेकिन कोई भी उसके ठेले के पास नहीं आ रहा था। सब लोग उसके पास से गुजर जाते। यह देखकर मनोहर को बहुत बुरा लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सब्जी लेने आया। कैसे दिए बेटा सब्जी? चाचा जी, ये 50 रुपए किलो है और ये 30 रुपए किलो। बताइए,
आपको कौन सी दूं? बेटा, तुम तो बहुत महंगा दे रहे हो। पास में तो 30 और 40 रुपए किलो दे रहे हैं। आप रख लो अपनी सब्जी, हमें नहीं चाहिए। चाचा जी, पहले आप इन सब्जियों को तो देखो, कितनी ताजी और अच्छी दिख रही है, तभी हम इसके इतना मांग रहे हैं आपसे। बूढ़ा आदमी मनोहर की एक भी बात नहीं माना चला गया। मनोहर फिर से आवाज लगाने लगा, पर कोई नहीं रुका। शाम होते होते एक भी सब्जी नहीं बिकी। मनोहर उदास होकर एक जगह खड़ा रह गया। शाम होते ही बाजार में एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि रास्ते में वही भूतिया हवेली आती थी, लेकिन मनोहर सब्जी न बिकने की वजह से वो भूल गया था। भूतिया हवेली उसके रास्ते में पड़ता है। तभी अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तूफान उठने लगा। तभी बारिश भी शुरू हो गई। आसमान का रंग कुछ अजीब था। ये बारिश अचानक से कैसे हो गई? आज का मौसम तो ठीक ठाक ही था। मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। मनोहर भीगते हुए घर की ओर चल पड़ा। रात का कोहरा, अंधेरा और धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। चलते चलते अंधेरे और कोहरे की वजह से रास्ता भटक कर मनोहर हवेली की तरफ निकल पड़ा। लोमड़ी और कुत्तों की आवाजें आ रही थीं। डर और भय के साथ मनोहर धीरे धीरे ठेला आगे बढ़ता रहा। बारिश की वजह से रास्ता भी कीचड़ में सना हुआ था। मनोहर भी पैर आराम से रख रहा था, कहीं वो फिसल के गिर न जाए। तभी उसे एक अजीब सी लड़की की आवाज सुनाई दी। मनोहर ने उस आवाज की तरफ कान लगाए। बारिश की बूंदों और ठंडे हवा के बीच वह आवाज धीमे धीमे साफ होने लगी। रुक जा, नहीं तो वो तुम्हें देख लेगा और फिर सब खत्म। मनोहर के हाथ ठेले के हत्थे से ढीले पड़ गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन धुंध और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। कौन कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सिसकियां और दूर से आती लोमड़ी की चीख। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने से एक परछाई निकली। सफेद साड़ी और खून से साना हुआ था वो पूरी तरह, भीगी हुई एक लड़की, आंखें लाल और सूनी। यहां से लौट जा, वरना तेरी भी वही हालत होगी जो उनकी हुई थी। किसकी किसकी हालत? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों से मनोहर के हाथ को छुआ और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल वह लड़की धुंध में गायब हो गई। वो कौन और कहां चली गई? कौन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा? मैं तो भूतिया हवेली के पास खड़ा हूं, जिसके बारे में हमने बुजुर्गों से सुना था। भूतिया हवेली, मुझे जल्दी से भगाना होगा। मनोहर का गला सूख गया। वह ठेला छोड़कर तेजी से चलने लगा, लेकिन अजीब बात, हवेली का गेट अपने आप खुला हुआ था और अंदर से हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और आकाश में बिजली की कौंध हवेली की टूटी फूटी दीवारों और जंग लगे गेट को और डरावना बना रही थी। मनोहर को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, जमीन पर पानी नहीं, बल्कि हल्का सा लाल तरल बह रहा था, जिसकी गंध अजीब सी थी। मुझे कौन अंदर की ओर खींचा? ये कैसा बदबू आ रही है? इस जमीन पर लाल खून क्यों बह रहा है? तभी मनोहर ने ऊपर की ओर देखा तो एक पुराने झूमर से बुझी हुई मोमबत्तियों की जगह खोपड़ियों में जलती हुई बत्तियां टंगी थीं। अचानक हवेली के बीचों बीच एक छाया हिली, लंबा कद, सिर पर ताज और हाथ में वही पुराना खंजर। तू भी आया है मौत की दावत में? मनोहर का दिल मानो रुक गया। वह शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आंखें उसी राजा मानसिंह जैसी थीं जिसके बारे में गांव में किस्से सुनाए जाते थे। तुम कौन हो हाथ में खंजर लिए? मैं राजा मानसिंह हूँ। मनोहर ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। भीतर चारों तरफ सन्नाटा था, पर हर कोने से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं,
जैसे सैकड़ों लोग एक साथ उसके कानों में कुछ कह रहे हों। भाग जा, यहां मौत सो रही है। लेकिन एक दूसरी भारी और खतरनाक आवाज उन फुसफुसाहटों को काटते हुए आई। कोई भी इस दहलीज को पार करके जिंदा नहीं लौटा। तू भी नहीं लौटेगा। मनोहर ने देखा, सामने राजा मानसिंह का भूत खड़ा था, हाथ में वही खून से सना खंजर। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तू मेरे महल में घुस आया, अब यहां से तेरी रूह भी नहीं निकलेगी। मनोहर के पैर कांपने लगे। तभी ऊपर की टूटी बालकनी से एक भीगी हुई, खून से सनी सफेद साड़ी खून से सना हुआ मीना की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में दर्द था। मत छूना इसे, ये निर्दोष है। चुप, तेरी मौत के बाद भी तेरी जुबान नहीं थमी। राजा का भूत मनोहर की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक हवेली में तेज हवा का झोंका चला और दीवारों पर पुराने चित्र खुद ब खुद हिलने लगे। एक चित्र गिरा और पीछे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। मीना की आत्मा ने मनोहर की ओर इशारा किया। इस दरवाजे को खोल, तभी तेरा बचना होगा। उस संदूक में एक ताबीज है, उसे लेकर भाग जा। पीपल के पेड़ के पास हवेली के पीछे है। मनोहर ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था, जिस पर खून के धब्बे थे और चारों ओर लाल धागे बंधे थे। जैसे ही मनोहर ने ढक्कन उठाया, अंदर से ठंडी धुंध निकली और कमरे में एक चीख गूंज उठी। श्राप को मत तोड़, तू पछताएगा। संदूक के भीतर राजा मानसिंह की और मीना की जली हुई हड्डियां एक साथ पड़ी थीं और उनके ऊपर एक काला ताबीज रखा था। मीना की आत्मा ने कहा, इस ताबीज को हवेली के बाहर पुराने पीपल पर लटका दे, तभी हम सबको मुक्ति मिलेगी। लेकिन राजा का भूत अब और डरावना हो चुका था। उसका शरीर जलते कोयले की तरह तप रहा था और उसकी परछाई दीवारों पर फैलकर पूरी हवेली को ढक रही थी। अगर ताबीज हटाया तो पूरा गांव जलाकर राख कर दूंगा। मनोहर के सामने अब दो रास्ते थे, या तो डरकर भाग जाए और हमेशा हवेली के श्राप को जीवित रहने दे, या अपनी जान जोखिम में डालकर ताबीज को पीपल पर लटका दे और मीना समेत सभी आत्माओं को मुक्त कर दे। मनोहर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ताबीज को उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में किसी के रोने, चीखने और कराहने की आवाजें भर गईं, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ उससे मदद मांग रही हों। राजा का भूत गुर्राया और हवेली की दीवारों पर खून की धारें बहने लगीं। झूमर अपने आप हिलने लगे, खोपड़ियों में जल रही बत्तियां बुझ गईं और पूरा हॉल घुप अंधेरे में डूब गया। मूर्ख, एक कदम भी बाहर रखा तो तेरी लाश भी यहीं सड़ जाएगी। मनोहर ने डर को निगलते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। उसके पीछे राजा का भूत बिजली की तरह लपका। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांसें बर्फ में बदल रही थीं। जैसे ही वह हवेली के गेट तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीना की आत्मा अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। भागो मत, मेरे पीछे आओ। वह उसे हवेली की पिछली दीवार की तरफ ले गई, जहां टूटी फूटी सीढ़ियों से होते हुए बाहर पहुंचे। बाहर का पीपल का पेड़ बिजली की चमक में और भी डरावना लग रहा था। उसकी जड़ों के पास अजीब सी छायाएं हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मनोहर ने ताबीज पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटकाने के लिए चढ़ाई शुरू की। राजा का भूत दीवार तोड़कर बाहर आ चुका था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और वह भयानक चीख रहा था। ताबीज वहीं रख दे, वरना तेरे परिवार को जिंदा निगल जाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा राजा साहब। अब तुम किसी निर्दोष को नहीं मार पाओगे। अब तुम्हारा आतंक खत्म आज से। मनोहर का पैर फिसला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बिजली की तेज चमक ने उसने ताबीज को डाल पर लटका दिया। राजा साहब, आज से आप किसी निर्दोष को नहीं मार सकते। जैसे ही ताबीज लटका, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की जड़ों से नीली रोशनी फूटने लगी
और मीना समेत हवेली में फंसी सारी आत्माएं उस रोशनी में समाने लगीं। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत होती चली गईं। राजा का भूत भी उस रोशनी में खींचने लगा। उसने आखिरी बार मनोहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि हार और पछतावा था। फिर वह रोशनी में समा गया और सब शांत हो गया। राजा की गूंजती आवाज, मैं फिर आऊंगा लौट के, तू देख लेना एक दिन मौत का सिलसिला चालू होगा। बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था। हवेली अब वैसी नहीं रही। टूटी फूटी दीवारें भी मानो पुराने खंडहर की तरह शांत खड़ी थीं। मनोहर नीचे उतरा। मीना की आत्मा उसके सामने आई, मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, तूने हमें आजाद कर दिया। अब यह हवेली कभी किसी को नहीं निगलेगी। कहीं राजा वापस आ गया तो फिर क्या होगा इस गांव का? तुम भविष्य की चिंता मत करो, अभी ऐसी कोई गलती ना हो बस। फिर वह धुंध में गायब हो गई। मनोहर गांव लौटा, लेकिन उसके बाद से उसने कभी उस हवेली की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। अगली सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग ने कहा सुना है कल रात को मनोहर उस हवेली में से जिंदा बाहर निकल आया है। हाँ चाचा जी, हमने भी सुना है। उस भूतिया हवेली को मुक्त कर दिया है। अब कोई भी वहां जा सकता है। कुछ गांव वालों ने सुना है कि अब वहां से चीखें नहीं आती, लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं श्राप टूट चुका है, पर हवेली अब भी देखती है और इंतजार करती है। फिर से लौटती रात। मनोहर अब अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। अब वो उस रात की यादों को भूल सा गया हुआ था। क्या हुआ था उसके साथ में उस भयानक काली रात को? ताबीज पीपल पर लटकाए कई साल बीत चुके थे। हवेली खामोश थी और गांव वालों ने धीरे धीरे वहां जाना शुरू कर दिया था। बच्चे दिन में खेलते और कुछ जिज्ञासु लोग उसकी टूटी फूटी दीवारों के भीतर तस्वीरें खींचते। लेकिन श्राप वाली चीजें सिर्फ कहानियों में ही नहीं, असल में भी लौट आती हैं।